मित्रों, शिक्षा वो हथियार है जिसके माध्यम से हम दुनिया को बदलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम अपने देश की पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम देश के विकास को एक नई गति प्रदान कर सकते हैं, देश के विकास को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं। तो किसी देश की शिक्षा नीति क्या है और उसके माध्यम से हम किन मूल्यों को, किन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रीय नियंताओं ने देश में शिक्षा नीति लागू की। पहली शिक्षा नीति लगभग 1968 में आई और उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में, और अब एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी सरकार लेकर आई है 2020 में। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा आगरा मंडल डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी को। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अग्रवाल जी आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो ये क्या है और ये वर्तमान शिक्षा नीति जो चल रही है उससे किस तरह से अलग है? जी 1947 से लेकर आज तक, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से और नई शिक्षा नीति के आने तक, शिक्षा नीति को लेकर भारत देश में अनेक ड्राफ्ट बने जी, और उनके आधार पर शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। लेकिन नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई, वो शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति से कई मायनों में अलग है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक क्रांतिकारी स्वरूप को लिए हुए है तो भी गलत नहीं है जी। विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, उसे रोजगार में सक्षम बनाने का उद्देश्य और उसे एक अच्छा इंसान बनाने का उद्देश्य, जो कि किसी भी शिक्षा की प्रणाली को पूर्ण करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं हो रहा था। इसलिए इन सब तथ्यों को समाहित करते हुए नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई है। जी जी जी। शिक्षा का उद्देश्य है सा शिक्षा या विमुक्तये। शिक्षा वह है जो मुक्ति प्रदान करती है। मुक्ति अर्थात पूर्वाग्रहों से मुक्ति, अंधविश्वासों से मुक्ति, रटे रटाए विचारों से मुक्ति। शिक्षा जो कि स्वतंत्र चिंतन, मौलिक चिंतन को बढ़ावा देती है, व्यक्ति को अपना रोजगार, अपना भविष्य निर्धारित करने के लिए स्वयं चिंतन शक्ति प्रदान करती है। ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है। जी जी। और इसकी पूर्ति उस शिक्षा से हो सकती है जो सर्वांगीण विकास के समग्र चिंतन पर आधारित हो। नई शिक्षा नीति में इन सब बिंदुओं का समावेश विस्तार से किया गया है। शिक्षा नीति के जो विभिन्न चरणों में जो खामियां थीं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है और एक ग्लोबल लेवल की एजुकेशन के सिस्टम को भारत में स्थापित करने का उद्देश्य इस शिक्षा में रखा गया है। डॉक्टर साहब, जो नई शिक्षा नीति में हम देख रहे हैं, हमने पढ़ा है, हमारी जानकारी में आया है कि अभी तक जो शिक्षा नीति थी उसमें 10+2 का सिस्टम था। तो अब ये 10+2 का सिस्टम इस नई शिक्षा नीति में खत्म हो जाएगा और ये 5+3+3+4 ये सिस्टम लागू होगा। तो ये क्या है ये? बिल्कुल। और इसकी ज़रूरत क्यों है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये सबको जानना चाहिए। जी। पहले जो सिस्टम था 10+2 का, उसके अनुसार पहले 10 वर्षों तक एक निश्चित पद्धति पर शिक्षा होती थी और फिर इंटरमीडिएट लेवल पर +2 के आधार पर कुछ परिवर्तन उसमें होता था। जी। लेकिन अब इस पूरे सिस्टम में परिवर्तन किया गया है और फाउंडेशन लेवल, प्रिपरेटरी लेवल, मिडिल लेवल और सेकेंडरी लेवल, जी, इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल। अच्छा। इस तरह से इस पूरी शिक्षा की प्रणाली को, पूरी पद्धति को बदला गया है। आशय ये है कि जो सबसे पहला लेवल होगा, जो जिसको हम फाउंडेशन लेवल कहेंगे, वहाँ पर शिक्षा देने का तरीका क्या होगा, जिसमें हम मदर टंग को प्रमोट करने वाले हैं। जी। जिसमें हम कुछ प्ले एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने वाले हैं, यानी कि इनोवेशंस यहाँ पर हैं।
इनोवेशन इस रूप में कह सकते हैं कि इस लेवल पर शिक्षा बोझ नहीं होगी जी। एक प्ले ग्रुप और प्ले एक्टिविटी का वातावरण होगा, इंजॉयमेंट का वातावरण होगा, जिससे बच्चे विद्यालय में आना सीखें, विद्यालय से जुड़ें, अध्यापकों से जुड़ें और स्कूल किसी भी रूप में किताब या बस्ते के बोझ के रूप में न जाना जी जाए। जी जी, मैं यही बात कहना चाहता था कि आजकल बच्चों को जितना बच्चों का वजन नहीं होता है उससे ज़्यादा वजन का उनका बस्ता होता है। बिल्कुल। तो ये सिस्टम, ये चेंज है, ये चेंज हो जाएगा, ये इस पद्धति में चेंज हो जाएगा जी। और जो फाउंडेशन का लेवल है जो कि 3 और 2 यानी 3+2 5 ईयर्स की स्टेज है, इसके बाद में प्रिपरेटरी लेवल 3 ईयर्स का शुरू होगा, क्लास 3 to 5। अच्छा। और इस प्रिपरेटरी लेवल पर फिर हिंदी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देखिए, एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है इस पूरी पॉलिसी में, और वो पैराडाइम शिफ्ट ये है कि अभी शिक्षा की शुरुआती लेवल से ही अंग्रेजी भाषा को प्रमोट किया जाता है। जी हाँ, जी हाँ। जो बहुत सारे बच्चों पर एक बहुत बड़ा तनाव और स्ट्रेस का कारण बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। अनेक शोध, अनेक रिसर्च के बाद ये निष्कर्ष निकला कि यदि एजुकेशन अपनी मदर टंग में दी जाए शुरुआती स्तर पर या रीजनल लैंग्वेजेस में दी जाए तो उसे बच्चे ज़्यादा अच्छे ढंग से ग्राह्य करते हैं, उनके लिए वो ज़्यादा सुगम होता है। इसके उनका बच्चों का विकास भी प्रॉपर होगा, उससे विकास भी होगा और वो अच्छे ढंग से अपनी बात को अभिव्यक्त कह पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वरना लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है लर्निंग प्रोसेस में। सही बात। बहुत सारे बच्चे क्लास में सिर्फ इसलिए अपनी कोई बात नहीं कह पाते हैं या क्लास में इंटरेक्शन में शामिल नहीं होते हैं क्योंकि उनके अंदर लैंग्वेज एक बैरियर बन करके एक फियर ऑफ फेलियर क्रिएट कर देता है। जी। तो इससे अलग जा रहे हैं। अब जो हमारी मदर टंग है वहाँ से शुरुआत होगी तो बच्चे नेचुरली जुड़ेंगे, स्कूल उन्हें अच्छा लगेगा और जब वो जुड़ जाएंगे तो फिर प्रिपरेटरी लेवल पर हिंदी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके बाद फिर और जो अगली स्टेजेस हैं उसमें दूसरी भाषाओं को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस तरह से फाउंडेशन, प्रिपरेटरी और मिडिल लेवल हो जाएगा, यानी 3+2+3+3। और जो 4 ईयर हमारा ग्रेजुएशन लेवल है जी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है। अभी कोई अपना ग्रेजुएशन करता है जो कि 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर्स के डिफरेंट कोर्सेज में है। जी हाँ। और जब तक वो अपने कोर्स को पूरा नहीं कर लेता है तब तक उसको वो सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं मिलती। अगर कहीं पर भी किसी भी लेवल पर यदि उसकी पढ़ाई ब्रेक हो गई है तो वो सारा किया हुआ उसका एफर्ट बेकार चला जाता है। बट नई एजुकेशन पॉलिसी ने उसको डिफाइन किया है कि यदि फर्स्ट ईयर पूरा कर लिया जाएगा 1 वर्ष उस डिग्री कोर्स का, तो विद्यार्थी को एक सर्टिफिकेट मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। अच्छा। अगर वो दूसरा ईयर भी पूरा कर लेगा तो उसे एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो वही उसका ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो जाएगा। और अगर वो तीसरा साल भी पूरा कर लेगा तो वो उसकी ग्रेजुएशन डिग्री हो जाएगी। और अगर वो चौथा साल भी पूरा कर लेगा तो उसकी ग्रेजुएशन रिसर्च हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट ग्रेजुएशन। यानी कि अगर बीच में कोई भी बच्चा अगर किसी लेवल पर किसी कारण से छोड़ देता ब्रेक कर देता है या हो जाता है तो उसकी पहले की गई पढ़ाई अब बेकार नहीं जाएगी, वो उसका क्रेडिट स्कोर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो वो जितना भी पढ़ेगा उतना हिस्सा उसे किसी ना किसी रूप में एक सर्टिफिकेट के रूप में उसके पास होगा और आगे कभी भी वो अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आप स्ट्रीम को भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, जो आपने स्ट्रीम चेंज करने की बात कही, इसे मैं इंटरमीडिएट लेवल पर डिफाइन करूंगा जी, कि नई एजुकेशन पॉलिसी ने कॉन्सेप्ट दिया है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। जी। अभी तक अगर हम गौर से देखें तो पाते हैं कि पूरी शिक्षा प्रणाली 3 कंपार्टमेंट में बटी हुई है, एक साइंस, एक कॉमर्स और एक आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज यू में से। और वो जिस कंपार्टमेंट में जो बच्चा चला जाता है जीवन भर उसको उसी कंपार्टमेंट में रहना पड़ता है, उसी में रहना। हाँ, दीज कंपार्टमेंट्स आर लाइक टनल्स। जो जिस टनल में एंट्री कर गया है उसे फिर उसे उसी टनल में घूमते रहना है।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शोधकर्ताओं ने इस पर बहुत गहनता से विचार किया और इस कंपार्टमेंटलाइजेशन को समाप्त करके मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन स्कीम इस नई पॉलिसी में बताई है कि यदि हम मैथ पढ़ रहे हैं तो उसके साथ एसएसटी भी पढ़ सकेंगे, साइंस पढ़ रहे हैं तो उसके साथ पॉलिटिकल साइंस या म्यूजिक भी पढ़ सकेंगे। तो इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इन दिस वे कोई भी स्टूडेंट अपनी स्ट्रीम को चेंज कर सकेगा, अपनी हॉबी के हिसाब से, अपने रुचि के हिसाब से कभी भी जब भी उसको मन हो तो चेंज कर सकता है। हाँ, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस अब नई पॉलिसी में होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा है और जो सर्वांगीण विकास का जो उद्देश्य शिक्षा का है वो इस प्रणाली की वजह से पूरा होने में बहुत सहायता मिलेगी। डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं कि जो वर्तमान में जो सिस्टम है तो तमाम बच्चे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या और सारी एजुकेशन अपनी पाने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिलता। तो क्या नई शिक्षा नीति में रोजगार की कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई हैं? बिल्कुल, इस बारे में भी मैं ज़रूर कहूँगा जी कि शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। एक है रोजगार पाना और दूसरा है एक अच्छा इंसान बनना। हाँ, व्यक्तित्व का विकास। जी। और कोई भी व्यक्ति इन्हीं दो कारणों से एजुकेशन पाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक हमारी एजुकेशन पॉलिसी में रोजगार में सक्षम बनाने, योग्य नागरिक बनाने की विधियां कम हैं। जी। तो उसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनलाइजेशन पर बहुत एम्फेसिस किया गया है, यानी कि कौशल प्रशिक्षण। और इसकी शुरुआत 6th क्लास से होगी। 6th क्लास से ही वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी और इसके लिए एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट में कहा गया है कि 6th क्लास से ही बच्चों को अप्रेंटिसशिप के लिए भेजा जाएगा। नियर बाई इंडस्ट्रीज़ या और भी जो उद्योग हैं, कारखाने हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, स्कूल के आसपास जो भी प्लेसेस होंगे वहाँ पर वो जाएंगे, देखेंगे, सीखेंगे और उस तरह के प्रोजेक्ट उनसे करवाए जाएंगे। बिल्कुल। अभी तक 6th क्लास से इस तरह के प्रोविजंस नहीं थे। तो रोजगार में सक्षम बनने या आत्मनिर्भर बनना जो आज हमारे पूरे देश का उद्देश्य है, बिल्कुल। उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए और तैयार होने के लिए ये नई पॉलिसी हमें बहुत सहायता करेगी। यानी कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए ये पॉलिसी अपने आप में मील का पत्थर साबित हो सकती है जी, अगर प्रभावी ढंग से इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो। जी 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 जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई कि जो शिक्षा का उद्देश्य होता है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए और रोजगार पाने के लिए, तो रोजगार की जो संभावनाएं हैं अगर हम 5th क्लास से 6th क्लास से यानी कि बचपन से ही बच्चों के मन में डालेंगे, उनको सिखाएंगे, तो निश्चित रूप से आगे चलकर उनको रोजगार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, छोटे स्तर से ही छोटे छोटे कौशलों को सिखाया जाना चाहिए जी, जिससे बच्चों की हिचक, झिझक और संकोच भी दूर होता है और किसी ना किसी एक स्किल में दक्षता अगर मिल जाती है तो किसी भी इंसान को फिर पराश्रित नहीं रहना पड़ता और नौकरी के लिए ही आश्रित नहीं रहना पड़ता। वो अपने छोटे रोजगार करके या अपने छोटे रोजगार को बड़ा स्वरूप प्रदान करके एक सम्मानजनक जीवन जी सकता है। निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी बात होगी और हम भी उम्मीद करेंगे कि ये पॉलिसी इसी अपने उद्देश्य को पाने में सफल हो। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाह रहे थे कि इस पॉलिसी में एक बात कही गई है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स इन दोनों के समग्र विकास के लिए एक योजना है सार्थक के नाम से। तो इसमें ये क्या है, सार्थक योजना क्या है? ये समग्र विकास का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने अपनी बात जब शुरू की उसकी शुरुआत में ही कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य ही है विद्यार्थी का समग्र विकास। और समग्र विकास के लिए अनेक योजनाएं इस एजुकेशन पॉलिसी में लाई गई हैं और एजुकेशन पॉलिसी में जो योजनाएं लाई गई हैं उसमें वोकेशनल एजुकेशन देना, उसे योग्य बनाना, उसे कौशल युक्त बनाना, उसे मदर टंग की में शिक्षा देना, उसे अन्य भाषाओं का ज्ञान कराना, उसके किसी भी लेवल पर उसकी द्वारा किए गए एफर्ट को बेकार न जाने देना, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने का अवसर देना, हर बच्चे को किसी न किसी गतिविधि से जोड़ना। इस प्रकार से एजुकेशन की इस नई पॉलिसी को फ्रेम किया गया है
कि सारे बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा स्किल, ऐसा कौशल सीख सकेंगे कि वो रोजगार में सक्षम हो जाएंगे और वो अपना योगदान देश के निर्माण में देंगे। निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी बात होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता था कि आपने चर्चा की अभी आपने कि जो हिंदी को जो शामिल किया जाएगा वो एक लेवल के बाद किया जाएगा। अच्छा, अभी तक की जो पॉलिसी है एजुकेशन की, उसमें त्रिभाषा फॉर्मूला का ये है, और अक्सर साउथ के जो वहाँ हैं तो हिंदी का विरोध होता है, इस फॉर्मूले का विरोध होता है। तो यहाँ पर मातृभाषा को प्राथमिकता देने की बात है, हिंदी या इंग्लिश को कहाँ किस लेवल पर शुरू करने की बात है? हिंदी बहुत से लोगों की मातृभाषा है जी, और बहुत सारे लोगों की दूसरी मातृभाषाएं हैं जी। अगर कोई साउथ में रहता है तो किसी साउथ की किसी रीजनल लैंग्वेज में उसका जन्म हुआ है, उसने उसी को सुना है, वो उसकी मदर टंग है। बिल्कुल। तो मातृभाषा जिसकी जो है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और अगर हम ब्रज क्षेत्र में रहते हैं तो ब्रज भाषा हमारी मातृभाषा है। अगर हम पूर्वांचल में रहते हैं तो अवधी हमारी मातृभाषा है। इसी प्रकार से जिसकी जो रीजनल उसका जो डायलेक्ट है उसके आधार पर और उसी में बच्चों को नर्सरी लेवल पर और प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन मिलेगी। तो यहाँ ये कोई कन्फ्लिक्ट है ही नहीं। इसके बाद में हिंदी चूँकि उसकी सर्वव्यापकता है पूरे देश में, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के सक्षम है, उसके अनुकूल है, राष्ट्रभाषा के रूप में पहचानी जाती है। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको पढ़ने और सुनने और समझने वाले लोग पूरे देश में हैं। बिल्कुल। इसलिए हिंदी का ज्ञान सबको होना आवश्यक है। इसलिए जो हमारी जो प्रिपरेटरी लेवल है उस पर हिंदी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अच्छा। और इसके बाद में अन्य भाषाएं, अंग्रेजी या कोई अन्य भाषाओं का भी ज्ञान करना चाहता है तो वो उसका ज्ञान करे, उसमें दक्षता हासिल कर सकता है। किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आज हमें ग्लोबल लेवल पर कॉम्पीट करना है, सारी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित करना है। तो हमें कई भाषाओं को सीखना चाहिए, लेकिन जो भाषा सबसे अच्छे ढंग से हमें एजुकेशन लेने में सहायता करे उसे हमें अपना मूल आधार बनाना चाहिए। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू एजुकेशन। यानी कि हम केवल अंग्रेजी के भरोसे ना रहें, अंग्रेजी के भरोसे ना रहें, और अंग्रेजी कोई ऐसा कंपल्सन नहीं होना चाहिए एजुकेशन प्रोसेस में जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे लर्निंग प्रोसेस से दूर रहें या उसके फियर में रहें। अगर कोई पढ़ाई, ज्ञान की कोई बात अगर रीजनल लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज से समझ में आती है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये भी गर्व की बात है। भाषा केवल एक माध्यम है, भाषा अपने आप में कोई ज्ञान नहीं है। भाषा कोई एक ऐसा तरीका नहीं है कि किसी एक भाषा को सीख लेने भर से हम ज्ञानी, बुद्धिमान या विवेकपूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं। जो भाषा हमें सीखने के लिए सबसे ज़्यादा सुगम लगे, सबसे ज़्यादा उपयोगी लगे और जिससे सबसे जल्दी हम सीख सकते हो उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके प्राइमरी लेवल पर या शुरुआती लेवल पर मैं कहना चाहूँगा रीजनल डायलेक्ट और रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग को प्रभावी बनाने और उसमें शिक्षा देने के प्रावधान को नई एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किया गया है। निश्चित रूप से हम भी ये उम्मीद करते हैं कि भाषा बिल्कुल भी बाधक नहीं होगी सीखने की प्रोसेस में। बिल्कुल। अगर हम समग्र रूप से एक विश्लेषण करें पूरी इस शिक्षा नीति का, तो आप क्या कहना चाहेंगे? समग्र रूप से मैं ये कहूँगा कि इस पूरी शिक्षा नीति में 3-4 इस प्रकार के बिंदु हैं जो कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे देश में ला सकते हैं। जी। जैसे प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन के माध्यम को बदलना, अंग्रेजी की
अनिवार्यता को समाप्त करना। जी हाँ। मैंने पहले ही कहा कि जो बच्चे सबसे पहली बार स्कूल जाते हैं उनके मस्तिष्क में अगर कोई फियर क्रिएट हो जाए, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग को लेकर है, चाहे वो अपने किसी टीचर को लेकर है या लैंग्वेज को लेकर है, तो वो फिर स्कूल जाएगा नहीं, उसका स्कूल से आकर्षण ख़त्म हो जाएगा, उसे स्कूल में रोकना, उसका रिटेंशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ। लेकिन यदि स्कूल के प्रति आकर्षण हो, टीचर के प्रति हो और लैंग्वेज के प्रति जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरा 24-25 वर्षों का अनुभव, मैं अनेक विद्यालयों में जाता हूँ, देखता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए क्लास में नहीं खड़े होते, अपने टीचर से इंटरेक्ट नहीं करते, उन्हें ये फियर रहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं करेक्ट बोल पा रहा हूँ या नहीं बोल पा रहा, या मेरा टीचर या मेरे दूसरे साथी मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अगर ये फियर अगर हम समाप्त कर दें और लैंग्वेज बैरियर को हटा दें, तो क्लास का हर बच्चा क्लास में इंटरेक्ट करेगा, बोलेगा, उसमें कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, उसका फियर ऑफ फेलियर समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जैसा मैंने कहा कि लैंग्वेज तो एक माध्यम है, हम अगली स्टेजेस पर लैंग्वेज सिखा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है ये सोच, ये तरीका एक। दूसरा, क्रेडिट स्कोर। आज बहुत सारे बच्चों के कई वर्ष खराब हो जाते हैं अगर किसी स्टेज पर उन्हें ये महसूस होता है कि उन्हें अपनी स्ट्रीम को चेंज करना है। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी ने क्रेडिट स्कोर स्कीम लॉन्च करके अब किसी का कोई वर्ष खराब नहीं होगा, उसे बहुत ही अच्छी बात वो है। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होल्डर जरूर होगा जी। क्योंकि आज भी बहुत सारे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इत्यादि कोर्सेज डिग्री से अलग चलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा निश्चित रूप से। और तीसरी बात, जो कंपार्टमेंटलाइजेशन, जिसकी वजह से आफ्टर 10th बच्चे बहुत सारे एक स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं कि अब जो हमने चूज कर लिया और जिस स्ट्रीम में हम चले गए, ये पूरा जीवन इसी में चलना है और हमें अपने सारे रास्ते, रोजगार के तरीकों को इसी में ढूंढना होगा, ये स्ट्रेस समाप्त हो जाएगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि 10th के बाद बच्चों की समझ में नहीं आता है और कि तो कई बार वो अपने माता पिता के प्रेशर में या अपने दोस्तों के देखा देखी कोई भी स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, लेकिन उनको लगता है 2-3 साल बाद कि हम गलत स्ट्रीम में आ गए, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अब रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। एंड मैंने पहले ही कहा कि ये एक पैराडाइम शिफ्ट है एजुकेशन पॉलिसी में और एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और एक बात जो और मैंने कहा कि वोकेशनल एजुकेशन को 6th लेवल से इंट्रोड्यूस करना और वहीं से छोटे छोटे स्किल्स सिखाने की शुरुआत कर देना और रोजगार से जोड़ना। बच्चों के डेवलप होगा, बच्चों के दिमाग में ये बिठा देना कि ये ही तरीका है सबसे अच्छा अपने जीवन को यापन करने का। तो देश में जो बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है उसको टैकल करने में भी आसानी होगी। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पाने का एक बहुत बड़ा और सुगम रास्ता एजुकेशन पॉलिसी बनाएगी जी, जो आज हमारा उद्देश्य भी है, हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा भी है और इस दुनिया में कॉम्पीट करने के लिए और ग्लोबल लेवल की सुपर इकोनॉमिक पावर बनने के लिए हमारी ज़रूरत भी है। बिल्कुल बिल्कुल। उस एम को अचीव करने के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत बड़ा सहयोग प्रदान कर सकती है। तो समग्रता में मैं यही कहूँगा कि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज इस पॉलिसी से आ सकता है, बशर्ते कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल्स, मैनेजर्स, वो सारे लोग इस एजुकेशन पॉलिसी को इसमें निहित उद्देश्य और उसके भाव के साथ इम्प्लीमेंट करें और उसमें सहयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये आशा करते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने लोग इस पॉलिसी के साथ जुड़ेंगे, वो अपने अपने दायित्वों का निर्वाह भली प्रकार करेंगे और इस एजुकेशन पॉलिसी को गवर्नमेंट की मंशा के अनुकूल बढ़ाने में, बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे, ताकि हमारा देश एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सके, आत्मनिर्भर बन सके और विश्व गुरु का जो खिताब खोया हुआ वापस पा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में बहुत अच्छी और सार्थक जानकारी दी। इसका
इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।